लाइट। दूसरा है भैया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मालूम तो ही है, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट कौन होंगे? अरे चाहे लेस अमाउंट में, लेकिन आयन तो प्रोवाइड करेंगे, है ना? तो कंडक्टिविटी लिख लो। मोर इज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोर विल बी द कंडक्टेंस। तीसरा टेम्परेचर। हाँ जी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी टूट जाएगा, उसका भी बिहेवियर कैसे हो जाएगा, और जो स्ट्रांग थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी दोनों ही स्थितियों में बढ़ जाएगी। तो लिखो, साथ साथ लिख रहे हो तो बोलते ही चले, लिखो फिर। नोट करो जल्दी।
हाँ भैया, ये बड़ी काम की चीज है। इसका रोल अभी कंडक्टेंस में आएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन B√C। अगर हम इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ये इधर √C है, इधर मोलर कंडक्टिविटी है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है, बहुत कम रहेगा। क्या बोलो, क्या कहना चाहती हो? जब यहां पहुंच जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब तक नहीं है तब तक सी कर ली। ठीक, तो लैम्डा m 0 ही लैम्डा m इनफाइनाइट है, लेकिन जब 0 है तो उसे कहा जाता है 0 कंसंट्रेशन, और जब इनफाइनाइट है तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन दोनों ही क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट के बाद ये लाइन बोलोगे तो 0 कंसंट्रेशन, और ये लाइन बोलोगे तो मतलब दोनों का समझ गए। और सी कंसंट्रेशन पर जब निकालोगे तो उस समय वो कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, जो कि आप फार्मूले से निकाल लेते हो, K×1000/m, K×1000/m। तो क्यों ना सारे स्ट्रांग को एक साथ कंपेयर कर लें। सबसे पहले स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस, दो एग्जांपल डालो फटाफट। HCl या NaOH। फिर उसके बाद आएगा सॉल्ट। सॉल्ट के 4 केस: स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड, तो ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा। इसमें से जिसका K या Kb ज्यादा होगा वो आगे होगा, तो इसको R लगा दें। तो सॉल्ट स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस के नीचे आएंगे, तो इसका ग्राफ 3 ऐसे बनाओ। ये ग्राफ इसका है, ये ग्राफ इन दोनों में से किसी का है, तो वीक एसिड का ग्राफ या वीक बेस का सॉल्ट का ग्राफ नीचे। समझ में आया? जब यही हम वीक एसिड या वीक बेस, ये तो सॉल्ट के ग्राफ थे, तो वो और कहां आएगा? नीचे आएगा। तो ये सिर्फ वीक एसिड या किसका है? वीक बेस का। इसको हम ग्राफ से नहीं पा सकते। क्यों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां तो कोई ना कोई स्ट्रांग पार्ट है, तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू मिल जाती थी, बताया था ना कोलरॉसला पे क्वेश्चन करा के। लेकिन ये कभी नहीं मिलता, तो ग्राफ से इसे पाया नहीं जा सकता। समझ में आ गया? क्लियर है? अब काम की बात देखो, ये इतना कराने का मकसद क्या था? वो सिर्फ ये था कि जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टिविटी से या कंडक्टेंस से निकालना चाहते हैं, अगर हम स्ट्रांग एसिड का टाइट्रेशन वीक एसिड से कर रहे हैं, अरे स्ट्रांग बेस से कर रहे हैं, तो अंदर आपने क्या भर रखा है? स्ट्रांग एसिड। मिला क्या रहे हो? स्ट्रांग बेस। बोलो। तो स्ट्रांग एसिड से जब स्ट्रांग बेस मिलेगा तो बनेगा क्या? सॉल्ट। किस तरह का? तो शुरू में सिर्फ क्या था? फिर धीरे धीरे वो किसकी ओर जाएगा? स्ट्रांग एसिड कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे बेस पड़ेगा सॉल्ट बना देगा। तो स्ट्रांग एसिड से ग्राफ नीचे जाएगा, हाँ या ना? कंडक्टेंस कम आएगा कि नहीं? और जब न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा तो सिर्फ सॉल्ट बचा रहेगा सोल्यूशन में, और उसके बाद और डाल दिए तो क्या बनेगा? अब बेस का फिर क्या है? तो इसलिए कंडक्टेंस का ग्राफ जो होगा
जब तक साल्ट बन रहा है, जब तक यहां आप बेस ऐड कर रहे हो, जब तक साल्ट बन रहा है तब तक कंडक्टेंस कम हो रहा है, हाँ या ना। और जब साल्ट बन गया, जिस समय कंडक्टेंस मिनिमम आए, वही आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। उसके बाद फिर क्या उसमें रहने लगा। अभी तक इधर कौन है, एसिड है, और ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। आया समझ में, आया कि नहीं। दूसरा ग्राफ, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस। वीक एसिड सबसे नीचे है, ध्यान से देखो ग्राफ को। जब साल्ट बनेगा तो साल्ट किसका होगा, वीक एसिड बनेगा तो सॉल्ट ही ना, तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। और उसके बाद आखिरी में क्या बचेगा, सिर्फ काम खत्म। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड, क्या बनने लगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। और उसके बाद सिर्फ क्या है, ज्यादा बढ़ेगा, हाँ या ना। तो पहले क्या था, वीक एसिड बचा हुआ है और साल्ट बनना शुरू हो गया, तो साल्ट का कंपोजिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और जब ग्राफ में फिर से चेंज आए, कंडक्टिविटी एकाएक बढ़ गई, तो सिर्फ क्या हो रहा है, ये क्या है, किसमें मिलाए हो आप, कोई भी वीक एसिड जो तुम्हारे दिमाग में आए रख लो, ऊपर से मिलाओ, समझ गए, पल्ले पड़ा, क्लियर है। मतलब टाइट्रेशन को कंडक्टिविटी से चेक किया जा सकता है, नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत चल रहा है, टाइट्रेशन का ग्राफ दिया होगा ना बुक, उसमें क्वेश्चन पीछे। दो दो एसिड मिलेंगे तो दो दो बार साल्ट बनेगा, दो दो एसिड रहेंगे तो दो दो बार इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, नहीं समझ में आया। और दो दो बार इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, दो बार न्यूट्रलाइजेशन होगा। और उसके बाद फिर क्या बचेगा, जो आप बाद में मिला रहे हो, अगर बेस बाद में मिला रहे हो तो फिर एक बेस का ग्राफ ऊपर जाएगा। एसिड में बेस ही मिलाएंगे, लेकिन बेस रहे तो क्या मिलाओगे, एसिड मिलाओगे ना। ठीक, करो जल्दी।
ये हटा दें भैया। इस पर क्वेश्चन तो हो ही चुका है? चलो लैम्डा एम Al2SO4 होल थ्राइस बताओ, यही करवाया था, कुछ याद आ रहा है मुझे। फिर इसका लैम्डा EQ निकालो इनफाइनाइट डायल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर, और लैम्डा एम ये निकालो, और इसका लैम्डा EQ भी निकालो। मुझे याद आ रहा है, ये करवा चुका हूं मैं, है? हाँ, करो। दिखाओ फिर करके। हाँ जी, ये थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा। ये तो बता ही थे, ग्राफ से नहीं पा सकते हैं? यहां ध्यान दो, मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, दोनों के फार्मूले में देखो मोलरिटी नीचे है? मोलरिटी नीचे है कहने का मतलब मोलरिटी के इनवर्सली है। तो मोलरिटी अगर कम होगी, डायल्यूट करोगे तो मोलरिटी कम होगी, या मोलरिटी कम होगी तो, आ रहा है समझ में? मोलरिटी, अब ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। अगर 1 लीटर में 80 आयन है, 1 लीटर में कितने हैं? और 2 लीटर में 120 आयन है, तो नंबर ऑफ आयन तो बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ आयन पर लीटर क्या हो गया? के वही है। समझ गए? तो डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन के, समझ गए? समझे कि नहीं? फिर इसका क्या आएगा बताओ? पूरा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम Al+3, फिर टाइम्स ऑफ लैम्डा एम, ठीक है? और इसका लैम्डा एम बाई, सही है? जान ही रहे हो? तो पूरे का करोगे, ये वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा एम Al+3 बाई, और ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना आया था? 8, है ना? क्लियर है? इसका एन फैक्टर 6।
तो ठीक है, डायरेक्ट ये निकालें या इसको इक्विवेलेंट तो अपने आप आ जाएगा, बाई 8 मार दो, यानी 1/8 कर दो और लिख दो। ये नहीं समझे? अरे 1/8 कर दिया और लिख दो लैम्डा एम, दोनों एक साथ काम हो जाए। तो 2 टाइम्स ऑफ हाँ के प्लस फिर 2 टाइम्स ऑफ हाँ 3 नहीं बेटा, 3 यहाँ 1 यहाँ। समझ में आया? एट अंदर भेजते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अभी मोलर कंडक्टिविटी है, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आया? अरे क्लियर है? ये आपका हो ही चुका है, डिजिट रखी गई होगी। अब यहाँ SCN लाना है आपको, और डाटा क्या दिया है ये, तो आप क्या करो, KCL ले लो, CN मिल गया, H कौन देगा? ये HCl ले लो, और माइनस तो खुद ही ऐसा दिए रहेंगे, तो KCN। समझ में आ गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल ही चुके हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। आइए आप 1/R L/A 1000/m से निकाल लोगे। 1/R L/A अगर नहीं दिए तो K डायरेक्ट दिए रहेंगे, तो K × 1000/m से निकाल लो। समझ गए? नोट करो। हाँ
क्या चाहिए बोलो? क्यों? आयनिक मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ आयन अरे मत बात करो, नोट करो, बोले जा रहे हो। देखो भैया, जब ग्रोथस टाइप कंडक्टिविटी होती है, ये तो जान ही रहे हो, आयनिक मोबिलिटी किससे निकालते हैं? जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझते हो, ग्रेडियंट शब्द कभी भी इस्तेमाल हो, उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ग्रेडियंट शब्द ही आ जाए तो ये, ठीक है ना। और इनके बीच रिलेशन क्या है? जब भी आपको आयनिक मोबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना, कहां गया, तो क्या करोगे? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अगर एमकेएस यूनिट में ले रहे हो, और पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो क्या होगा, ठीक है। और सीजीएस लोगे तो जान ही रहे हो, मीटर की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, समझ गए। दूसरी चीज लैम्डा EQ FU, यह एक्सपेरिमेंटल है। अब कंडक्टेंस दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और साथ साथ यानी आयन ही ज्यादा हो जाने से कंडक्टेंस ज्यादा नहीं हो जाता, वो आयन तेज चल पा रहा है कि नहीं, दोनों चीज पे डिपेंड करता है, समझ में।
तो आयनिक मोबिलिटी यही कारण है कि इनका बहुत ज्यादा है। जब भी कोई कैटायन कभी भी आयनिक मोबिलिटी में आता है H प्लस Li प्लस ऐसा लिखो, Cs प्लस सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, चलो लिथियम भी ले लो। जैसे ही एक्वस करोगे तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा उसकी आयनिक मोबिलिटी, समझ गए ना। तो अगर इतने की बात करते, कितने की, यहां से यहां तक तो ऑर्डर ही आता, हाँ या ना, लेकिन इन सबसे भी आ गए ये। वही हाल आपके I माइनस लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, क्यों OH माइनस हो गया आगे, छोटा है, छोटा नहीं है, अभी तुम्हें बताते हैं क्या होने वाला है। गुड, जानते हो तो डिंग डोंग मोमेंट, ग्रोथस टाइप, ये दिख रहा है। अगर आप यहां पे OH माइनस देते हो तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, हाँ या ना, तुरंत ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा तो ये इस पर अटैक करेगा। फाइनली आपको इधर से OH माइनस प्रोवाइड करते ही इधर क्या मिल जाएगा, OH माइनस, बहुत तेजी से। बाकी किसी भी आयन को तो मूव करके जाना पड़ेगा, यहां मूव नहीं हुआ, जो है OH माइनस यहां था वो तो यहीं रह गया, वाटर बन गया, अब लास्ट वाला OH माइनस निकल गया। अरे वो बताया था मालगाड़ी का डब्बा वाला केस, केवल 5 सेंटीमीटर खिसका है, और वो इफेक्ट 5 सेंटीमीटर का कहां तक पहुंच गया, जितनी बड़ी मालगाड़ी थी सब खिसक गए, 5 5 5। वही H प्लस के साथ भी यही होगा, खुद नहीं गया, H प्लस के साथ ये H टूटेगा, ये आया समझ में, हाँ या ना। ये है आपका ग्रोथस टाइप कंडक्टिविटी। फाइनली यहां से अगर ये वाटर बन गया तो इधर से H प्लस रिलीज हो जाएगा, क्लियर। लेकिन ये तभी तक है जब तक उस सॉल्वेंट का जो आयन है वो मैच कर जाए। ETOH में OH नहीं निकलेगा, मिलाओगे OH निकलेगा OET। नहीं समझ में आया, समझ गए, तो OH तो जहां था वहीं रह गया, उस साइड कौन निकला, तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी चेक कर रहे थे। तो एक्वस मीडियम में H प्लस और OH माइनस ही है, इसलिए ग्रोथस टाइप कंडक्टिविटी। समझ में आ गया। तो जब भी कैटायन और एनायन एक्वस मीडियम में आ जाते हैं तो देख लेना कहीं H प्लस या OH माइनस तो नहीं है। वैसे इसको पीरियोडिक टेबल मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, ये शायद एक बार एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अभी सर्चिंग में आ रहा है, पूरे चेहरे भी नजर आ रहे हैं।
मैंने कहा यहां अवेलेबल है, मेरा नहीं। ऐ शांत, फिजिक्स में तो सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी है। फिजिक्स में सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी, यहां सेल और बैटरी है तो एक ही समझना, ध्यान रखना, नहीं तो वहां ढूंढने लगो कि कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। These are the galvanic cell without salt bridge। सबसे पहले पढ़ो प्राइमरी सेल, यूज एंड थ्रो। अरे निप्पो वाली, 10 रुपए वाली, 12 रुपए वाली लेकर के फोड़ोगे, लिक्विड मिलेगा व्हाइट कलर का, और यूज किया हुआ फोड़ोगे ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। तभी एन सीरीज के मोबाइल जो बड़े बड़े नोकिया वाले आते थे, कैमरे वाले, याद आया? बात करते करते ब्रूम, मोबाइल के साथ सुनने वाला भी गया, फिर एन सीरीज के मोबाइल वापस ले गए। याद आ रहा है कि नहीं? सुना है ना? हाँ, रीजन क्या था? उसमें मेटल कम थे। मेटल कम थे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आसानी से बन नहीं पा रहा था। और कुछ लोग जो 10 मिनट 5 मिनट बात करते थे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, जो ज्यादा देर बात करते थे वो शहीद हो गए। समझ में आया? उस समय नोकिया के एन सीरीज ने बहुत सारे शहीद लोगों को शहीद किया था। हंस रहे हो? सच्चाई है ये। बाद में एन सीरीज के जितनी बैटरीज थी उस समय की मंगाई गई थी, दूसरी बैटरी दी गई थी। हंसो नहीं, ये सच्चाई है। एन सीरीज ये किस समय की बात हो रही है? 8 या 9 की बात मैं कर रहा हूं शायद, 2008 या 9, हाँ इसी के आसपास। एन सीरीज के मोबाइल जो आए थे वो बड़े बड़े, हाँ वो मंगाए गए थे, तो उसमें मेटल कम था, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आसानी से बन नहीं पा रहा था। समझ में आया? अरे बहुत खतरनाक होते हैं। यही जो आपका जिंक का अभी जो प्राइमरी सेल बनाने चल रहा हूं ना, यही जिंक का पूरा पार्ट ना हो ना, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा, केवल एक साइड में रखो, एक साइड में नहीं। टार्च जलाते रहोगे, जलाते रहोगे, जलाते रहोगे, टार्च और हाथ गायब, धूम। अमोनिया बनती है। क्या बनती है? पर यहाँ प्रेशर था, प्रेशर के बाद समझ ही रहे हो, बताने की जरूरत है नहीं। प्रेशर, बम प्रेशर से ही तो, हाँ बहुत ज्यादा गैस बनती है। निकलने के लिए पहले आप कवर किए रहते हो, और उसमें इतना बारूद डालते हो कि निकले जरूर, अब बाहर से इतना प्रेशर रखते हो कि जब तब तक वो इकट्ठा किए रहे, और जब देख लेते हो कि इतने प्रेशर के बाद फटेगा तो दूसरे को नुकसान। बस यही तो है। और उसमें नुकसान करने वाली और कुछ चीजें डाल देते हैं, छर्रे हो गए, कांच हो गए, तो बम बनाना जान गए, आप इस्तेमाल करो। है? क्या कह रहे हो? ठीक है। These are the cells which cannot be recharged after using once. Their cell reaction are irreversible
इन नेचर। ड्राई सेल, तो ऐसे ऐसे नाम है। एनोड पर कौन है? वही पूरा जिंक का बर्तन। कैथोड, वो जो प्लास्टिक से लगा रहता है, निकालते हो, ऐसा रहता है ना, प्लास्टिक लगा रहता है ना, नई वाली सेल लेते हो, जहां फोड़ते हो, वो एक रॉड अंदर तक गई हुई है ग्रेफाइट की। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, हाँ हाँ, अरे समझ गए बहुत तेजी से। शांत रहो भैया, देखो ये वही वाला है, पूरा का पूरा जिंक का ही है। कुछ याद आया? आज एक खरीद लेना, 10-20 रुपए खर्च कर देना और खरीद के फोड़ देना। इसमें सब, हंसो नहीं, इसमें सब लिक्विड मिलेगा। और उसके बाद घर जाना, जो दीवार की घड़ी या उसकी होगी, अगर हो गया होगा कुछ पुराना, तब फोड़ना। ब्लैक कलर का मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैक कलर का, उसमें कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में? और इतना जिंक चारों तरफ से ना डाले तो ये जो अमोनिया है ये निकलेगी, क्योंकि रिएक्शन होगी तभी क्या होगा? अमोनिया निकलेगी। देखो, सेल रिएक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन कर दो, कहां पे होगा? एनोड पर। 2MnO2 प्लस 4 से 2NH4 प्लस Mn2O3 सॉलिड 2NH3। अब बताने की जरूरत नहीं है, गैस लीविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, यानी रुकना नहीं चाहेंगे। तो अगर उससे तुरंत का तुरंत कॉम्प्लेक्स बना दें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होते हैं, तो जिंक का कॉम्प्लेक्स तुरंत बनने लगता है। नहीं तो जितनी देर तक चार्ज करते रहोगे, अरे ऑन किए हो तो अमोनिया लगातार सेल रिएक्शन हो रही ना, अमोनिया रिलीज होती रहेगी। यही चीज वहां हो रही थी, गैस रिलीज हो रही थी, मेटल उतने नहीं आपने डाले थे, तो जो देर तक बात करते थे उनके लिए वो गैस का प्रेशर बढ़ जाता था, बैटरी दब जाती थी। ईयरफोन नहीं लगाते थे, ईयरफोन लगाते तो शायद बच जाते, वो डायरेक्ट संपर्क में रहते थे उस वाले से। हंसो नहीं, यहां और यहां से अगर डायरेक्ट अटैक इस पर होगा, हाँ तो दगे ही हैं, और क्या, बच्चे थोड़ी ना सीधे। हाँ तो यहां से कोई नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। नहीं, यहाँ के इफेक्ट के मुकाबले यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ कैसे आएगा? EMF ऑफ द सेल, सेकेंडरी सेल है, जल्दी नोट करो। रिवर्सिबल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये हटा दें? है? अरे इंफॉर्मेशन ही तो है, जल्दी जल्दी निपटाओ, इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए बोलो? हटाएं? अभी तुम्हें फंसाऊंगा बुरी तरह।
हाँ, सिर्फ यहां एक ही चीज याद रखना, सुनो, डिस्चार्जिंग के समय सिर्फ लेड सल्फेट बनता है, तो पीबी पर भी सल्फेट आयन से क्या बनेगा, PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो एनोड है कि कैथोड, ठीक, एनोड। PbO2 सॉलिड है, सल्फेट आयन, 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी क्या बना, ये +4 था, ये +2। सेल रिएक्शन पूरी, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 इक्वल्स 2PbSO4 प्लस 2H2O। काम की चीज देखो जो क्वेश्चन में आ रहे हैं आजकल। पहले आप जो यूज कर रहे हो वो लेड की प्लेट यूज कर रहे हो, और किसकी प्लेट, तो लेड की ही यूज कर रहे हो, उस पर PbO2 का क्या है, कोटिंग है, PbO2 की। अब PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, +4 से कहां जा रहा है, रिडक्शन हुआ। अब Pb से Pb+2 में जा रहा है, तो क्या हुआ, यानी रिडक्स हो गया। दोनों का देखो तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। फाइनली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आप क्या नाम देते हो, 1 फैराडे का, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर, तो 2 फैराडे से H2SO4 कितना यूज हो रहा है, तो 1 फैराडे से, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ n फैक्टर 1 है, नहीं तो H2SO4 n फैक्टर 2 मारे गया क्वेश्चन। लिख लो इस चीज को, ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज 1 मोल of H2SO4 is produced during reaction. In चार्जिंग। तो भैया जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये रिएक्शन है, तो चार्ज होगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाए। समझ गए, समझ गए ना। अब हम लोग उस सेल के बारे में बात करेंगे जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां वो सेल ले जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। महंगी है लेकिन अच्छी है, उससे निकला हुआ पानी आप पीजिए। एनसीईआरटी कहता है, मैं नहीं कहता, मैं तो गया नहीं। कल्पना चावला गई थी, आई नहीं। यही सेल लेके गई थी, नहीं लौटी, फिर भी कहते हैं ये बहुत सेफ है। अब बताओ सेफ है कि नहीं, ये तब भी सेफ है। क्या गड़बड़ी हुई थी मालूम है, वो तो है कि आते ही एटमॉस्फेयर में घुसते ही गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी, हाँ वहां प्रॉब्लम ये हुई थी, क्यों जल गई पूरा का पूरा। फ्यूल इतना नहीं था कि ऊपर रोका जा सके, यहां से जाने का समय नहीं था कि कोई जाकर के उसको सही कर सके। थोड़ी देर में जब एटमॉस्फेयर में आना था तो जो आउटर लेयर रोकती है एटमॉस्फेयर पर, मतलब उसका लेयर रहता है ना कि वो कंबसन ना करे, हाँ, तो वो वाली लेयर हट गई थी और इतना समय नहीं था कि उसमें से कोई भी काम किया जा सके। तो सब यही क्लियर था कि अब तो बस इनसे बात करते रहो, पता ना चलने पाए कि ये जाने वाली। लास्ट के तुम लोग डिस्कवरी को भी नहीं देखते हो क्या, एक एक चीज बताएं, लास्ट मोमेंट तक कोई बात ही नहीं कर पा रहा था। इधर वाले तो सब जान रहे थे और उधर के जितने मेंबर थे कुछ भी नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था। पूरी टीम लास्ट में जो इतने सालों तक साथ किए हैं, मतलब काम किए हैं, ये पता भी चल रहा है कि ये सारे लोग अभी बस 10 मिनट बाद जाने वाले हैं, ये सारे जाने वाले हैं। तो इधर से आवाज ही निकल ही नहीं रही थी, पूरा वीडियो सब दिखा रहे थे। चलो कोई बात नहीं। अगला फ्यूल सेल,
तो डिस्चार्जिंग में इसका रिवर्स कर दोगे, अरे चार्जिंग में इसका रिवर्स कर दोगे ना। ये वही वाली है जो इन्वर्टर में यूज होती है, ठीक है। लास्ट फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, वैकन सेल। In this cell, heat of combustion converted into electrical energy. Two H2 plus 4OH minus 4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन एनोड पर, O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन 4OH माइनस, दोनों को जोड़ दो। फ्यूल cells are used in aircraft. रीजन क्या है? लाइटर. So no harmful product efficiency relatively high. ये हुआ फिनिश भैया पूरा, सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से लेकर के हर एक चीज। अब कहां तक काम किए हो ये बताओ। आज कुछ लोग गायब भी नजर आ रहे हैं। देखो इसका मेन रिएक्शन तो बहुत आसान है, तो कंबस्शन है, तो इसीलिए पूछा ही नहीं जाता। ध्यान रखना, पूछा जाता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर कौन सा हो रहा है। तो फिगर बनाना चाहोगे? इधर एक तरफ से हाइड्रोजन भेजा जाता है और एक तरफ से ऑक्सीजन। इसमें NaOH या KOH रहता है इस चैम्बर में, ठीक है। एक सिलेंडर इधर से तुम देख रहे हो बन करके आता, वो रियल फिगर नहीं होता। रियल फिगर जानते हो क्या होता है? पूरा ये जो तुम देख रहे हो इसको आप कम से कम इतना मोटा मानो, ठीक है, इसको इतना मोटा। अब इसी से कम 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का लेता हुए, मतलब 5 सेंटीमीटर और करीब रहे, एक और लेयर बनाओ। मतलब एक हॉलो रॉड टाइप की है, उसके बाद फिर जगह है, फिर एक दूसरी रॉड सिलेंड्रिकल, समझ में? दोनों चैम्बर पैक्ड होते हैं बीच में, तो एक सेमी सर्कल इधर तैयार हो, एक सेमी सर्कल इधर तैयार हो। हाँ या ना? सिलेंडर में कह दो तो एक बन गया, आधे आधे सिलेंडर टाइप के। हाँ या ना? एक में किसका आएगा? हाइड्रोजन का लगेगा, दूसरे में ऑक्सीजन। जो अंदर वाला सिलेंडर है उसमें प्लेटिनम, Ag, Au इनके साथ NaOH वगैरह को रखा गया है। लेकिन आधा पार्ट में ही हाइड्रोजन आ सकता है और आधे पार्ट में ऑक्सीजन। रिएक्शन वहां होगी उस चैम्बर में। 70% 80% तक इनकी एफिशिएंसी होती है उस प्लेटिनम Ag की वजह से, इसीलिए महंगी भी है। अब प्योर रिएक्शन के बाद देखो आपको मिल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, इसलिए कहा जाता है कि इसको पी सकते हैं, ठीक है ना? समझ में? ये जो फिगर बनते हैं ये रियल फिगर नहीं होते। अब जैसे इसका फिगर जब बनाते हो आप, तो क्या रहता है? यहाँ पे एक ऐसे अल्टरनेट मैनर में प्लेट होती है, हाँ ना? बोलो, अल्टरनेट मैनर में होती है, ये ऐसे जुड़ी होती हैं, और इधर वाली इससे जुड़ी होती हैं। अच्छा लो, अब ठीक है। ये देखो PbO2 को हमने इस पे लगा दिया, इस पर भी लगा दिया,
इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया। सिर्फ 2 होने चाहिए, लेकिन कभी आपने क्या देखा है, इस बैटरी में सिर्फ 2 ही थोड़ी ना होते हैं। जरा ध्यान से देखो, बहुत सारे होते हैं। तो बैकअप की हैं, नहीं समझ में। अगर एक पे कार्बन वार्बन आ जाए तो उसको उठा करके दूसरे पे लगा सको, यानी इस तरह का कनेक्शन ले करके 2-3 की इधर निकाल देते हैं या 2-3 की इधर निकाल देते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना निकालो। नॉन कंडक्टिव पार्ट आ जाए, कार्बन उसे आप बोल देते हो, समझ गए। नॉन कंडक्टिव पार्ट आ जाएगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, फ्लो कम होगा करंट का। वो बाहर सेल में आता है, सेल से बाहर नहीं आता, उनकी वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो नॉन कंडक्टिव हो जाएगी। क्लियर, आ गया समझ में। अच्छा एक बात बताओ, उसमें बैटरी कुछ दिन तक चलती रहती है। जब ले आए नया तो कहते हैं 8 घंटे तक चली थी, 2-3 महीने बाद 4 घंटे चल रही है, तो उसमें कम क्या हो रहा है, पानी। तो L/A की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। अरे L फिक्स है, एरिया लगातार कम होता जा रहा है, तो उसमें पानी ही मिलाते हो। अब कोशिश ये करते हो कि डिस्टिल वाटर मिलाओ। तो भरा तो आपने H2SO4 था, डिस्टिल वाटर क्यों मिलाते हो? H2SO4 कंसंट्रेट डाल चुके हो आप, तो H2SO4 तो वहां है, बस आपका वो पूरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाए, इसलिए आप क्या मिला देते हो बाहर से, पानी। तो H2SO4 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो डाइल्यूट होता जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी ना। क्या कौन सा डाल दोगे, और कोई पानी, तो और आयन का, तो और अच्छी बात है। लेकिन इंडियन हो, पैसा कहां खर्च करोगे?